तो भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी सी दोस्तों आज हम बातें करेंगे. In the last lecture, I have just told you, I have just introduced the concept of weighted average cost of capital. That what I mean by weighted average cost of capital, or when I say WACC, WACCC. मैंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एक एग्जाम्पल लिया. मैंने आपके सामने एक आइसक्रीम केस स्टडी को लिया, एक कोको कोला केस स्टडी को लिया और उसके बेसिस में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की दैट व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दीज पर्संस. इनकी उम्मीदें क्या हो सकती हैं, इनकी चाहतें क्या हो सकती हैं. उसकी एक लाइन तो होगी, लक्ष्मण रेखा तो होगी कि भाई चाहत इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते. अब चाहत की तो वैसे कोई लिमिट ही नहीं है. इसीलिए हमने बॉन्ड इंडेंचर में पहले से लिख दिया कि हम ये देंगे, इसका मतलब आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. प्रेफर्ड स्टॉक के सर्टिफिकेट में भी लिख दिया दैट वी विल गिव दिस मच अमाउंट ऑफ डिविडेंड. इट मीन्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन दैट डिविडेंड. बट इन केस ऑफ कॉमन स्टॉक वी हैव नॉट रिटन एनी डिविडेंड बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स. तो आपको मैंने वही बात बतानी है, अभी धीरे धीरे देखेंगे. मैं बस ये कहना चाहता हूँ, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था दैट एक बच्चे के एक सब्जेक्ट के नंबर काउंट नहीं करते, पूरे एवरेज निकाला जाता है. और एवरेज सिंपल एवरेज भी होता है और वेटेड एवरेज भी होता है. तो तभी देन ओनली वी कैन कंपेयर विद श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. So as a management accountant, as a CMA USA for Coca-Cola, you have to calculate the weighted average cost, that is WACC, that is annual rate, that is KW. KW मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है. K का मतलब cost, W का मतलब weight. तो आपको ये सब कैलकुलेट करना है and this is to be calculated with help of 3 steps. बेटे 3 steps से आज हम बताएंगे. With the help of these 3 steps, I can calculate WACC. आप मुझे बताइए श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बच्चे के एवरेज निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट इज उसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे मालूम होने चाहिए. 12th क्लास में उसके मैथ्स में कितने में से कितने आए, अकाउंट्स में हाउ मच आउट ऑफ फ्रॉम हाउ मच, बिजनेस स्टडीज मार्क्स, इकोनॉमिक्स मार्क्स एंड इंग्लिश मार्क्स. सो आई विल टेक one लैंग्वेज पेपर एंड नेक्स्ट 3 बेस्ट, एनी बेस्ट. इट मीन्स पहली बात मुझे सभी सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के नंबरों का ज्ञान होना चाहिए. दूसरी बात मुझे ये भी ज्ञान होना चाहिए कि वो मार्क्स कितने में से आए हैं, 50 में से, 30 में से, 100 में से, सो दैट आई कैन कैलकुलेट द वेट्स ऑफ दैट. एंड सेकंड पॉइंट इज सेकंड ज्ञान इज, सेकंड नॉलेज इज, सेकंड पॉइंट इज, सेकंड स्टेप इज आई शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दैट एंड आई शुड नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एवरेजेस आर देयर. And I should also know which type of average is the best average all over the world. ACCA में, CFA में, CA में, CPA में, CS में, CMA में कौन सा एवरेज ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं. बेटे प्रायोरिटी में ज़्यादा वेटेड एवरेज ही दिया जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिबल. अज्यूम करते हैं कि आपका एक पेपर 50 नंबर का है, दूसरा 100 मार्क्स का है, तीसरा 80 मार्क्स का है. तो बेटे सिंपल एवरेज में तो दिक्कत आ जाएगी. So we generally give weights when we have even different varieties of papers, varieties of marks. We on the basis of weights can give justice to all the papers. तो आप सभी रजिस्टर ओपन कर लें. आज आप रजिस्टर ओपन नहीं कर रहे, बस मुझे ही देखते जा रहे हैं. नहीं बेटे लिखिए, हेडिंग लिखिए, ऊपर लिखिए. बेटा सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे ऊपर हेडिंग लिखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. लिखिए, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ, लिखिए जल्दी. तो हेडिंग आपने लिख दी बेटे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KW और एनुअल रेट. इट कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स. 3 बातें हैं, 3 स्टेप्स हैं जो आप 6th क्लास में एवरेज निकालने के लिए करते थे. आज हम वही करने वाले हैं. सिंबॉलिकली अगर हम लिखें तो मैंने लिखा सिग्मा W x अपॉन सिग्मा W. हॉक ने, ग्लेम ने, वाइले ने ये सिंबल्स यूज नहीं किए. ये बेटे मुझे 3rd 5th क्लास के सिंबल्स ही मैंने यूज कर दिए. मुझे लगा शायद आप लॉजिकली जल्दी से चीज़ों को रिलेट कर पाओगे. जब हम बचपन की बातें करते हैं ना तो आपको सारी बातें याद आ जाती हैं. ठीक है, तो आप लिखिए इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ 3 स्टेप्स. WACC इज इक्वल टू
और के डब्ल्यू इज इक्वल टू, आप वैक लिख दीजिए, सिग्मा डब्ल्यू एक्स, सिग्मा मीन summation of w into x. When I say w, I mean weights, I mean proportions of individual sources with respect to total capital employed, and x is individual cost for individual component. How much is the cost for bond holders, how much is the cost of debt, how much is the cost for preference holders, how much is the cost for equity. So that is individual cost for individual source. Getting my point? अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू बेटे हमेशा एक के बराबर ही आएगा, आप सिग्मा डब्ल्यू ना भी लिखें तब भी चलेगा. टोटल ऑफ डब्ल्यू इज ऑलवेज 1, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. तो आपको वो 3 स्टेप्स कौन से देखने हैं बेटे, वो स्टेप नंबर 1 है लिखना बेटे. पहला स्टेप है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर. बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे. आई थिंक अब आपको पता चल चुका है. बॉन्ड इज अ कंपोनेंट, कॉमन स्टॉक को हम इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, दीज कैन बी द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर. हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टॉक कॉमन स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करना पड़ेगा. इतना करेंगे तो ये स्टेप नंबर 1 होगा. दिस इज एक्स. So I have written there, step number 1 सभी लिखेंगे. Calculate cost of the components of capital structure. Calculate cost of the components of capital structure. Calculate cost of the components of capital structure. That is 4 हीरोज की कॉस्ट निकालनी है. 4 सब्जेक्ट्स है, एज्यूम करते हैं 12th क्लास में देर आर 4 सब्जेक्ट्स, और इन यूर CM में यूएसए देर आर 4 सब्जेक्ट्स. उन 4 सब्जेक्ट्स की हमें नंबर पता चल जाए, एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे दैट वेदर इट इज 72% और नॉट. So we will see cost of debt is how much, cost of preferred share capital is how much, cost of equity share capital is how much, and cost of retained earning is how much. एक बच्चा कहता है रिटेन्ड अर्निंग, अभी समझाऊंगा बेटे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप एक बार लिख लें. स्टेप नंबर 1 मैंने कर लिया. आप लॉजिकली सोचिए, मेरे को करना है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. तो सेकंड स्टेप क्या होगा कि भाई मैंने कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, मैं ये देखूंगा कि बॉन्ड्स का कितना प्रोपोर्शन है उस पूरे बड़े मटके में, प्रेफर्ड स्टॉक उस पूरे बड़े मटके में कितना हिस्सा रखते हैं, कॉमन स्टॉक उस पूरे बड़े मटके में कितना हिस्सा रखते हैं, रिटेन्ड अर्निंग उस पूरे बड़े मटके में कितना पार्ट रखते हैं. आई विल से दैट इज माय स्टेप नंबर 2 टू कैलकुलेट द वेट्स, टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शंस. तो लिखेंगे कैलकुलेट द प्रोपोर्शंस और द वेट्स ऑफ इंडिविजुअल सोर्स ऑफ कैपिटल. Calculate the weight or proportions of individual source of capital. Calculate the weight or proportion of individual source of capital. बेटे वो जो कॉस्ट कैलकुलेट किया है ना आपने, कॉस्ट ऑफ डेट, वो सभी परसेंटेज में कैलकुलेट किया है. कॉस्ट ऑफ डेट इज इन परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इन परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज इन परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इन परसेंटेज. तो मुझे अब ये देखना पड़ेगा ना कि उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, कितने अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स मैंने इशू किए, हाउ मच अमाउंट ऑफ डॉलर्स बॉन्ड्स आई हैव इशूड, तो उसका प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा. अभी प्रैक्टिकली करके दिखा दो, आप टेंशन मत लो, बड़ा इजी है. आप लिखो पहले, आप बस लिखो कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ वेट्स ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यूज. अभी देखेंगे व्हाट आई मीन बाय बुक वैल्यूज, व्हाट आई मीन बाय मार्केट वैल्यूज, एंड व्हाई हॉक, व्हाई ग्लेम, व्हाई वाइले, व्हाई CMA USA, व्हाई IMA दे आर पुटिंग मोर एम्फेसिस ऑन मार्केट वैल्यूज, व्हाई नॉट बुक वैल्यूज. बेटे बुक वैल्यूज पिछला जमाना, वो गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा है मुझको, वो ठंडी हवा के झोंके, वो स्कूल के दिन याद आ रहे हैं. बोलो सच से, ईमानदारी से बताओ, जब हम स्कूल में थे ना तो हमें लगता था हम स्कूल छोड़ के कॉलेज में चले जाएं फटाफट, शायद कॉलेज अच्छा होगा. अच्छा कॉलेज में थे तो हमें लगता था जल्दी से हम CMA USA करके किसी कंपनी में ज्वाइन कर लें, शायद कंपनी डेलॉयट KPMG अच्छी होगी. लेकिन आज ईमानदारी से बताइए, आज आप जिस लेवल में भी हैं, क्या आपको पुरानी बात याद आ रही है, नहीं आ रही? बेटा स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, नहीं आ रहे? कितने बढ़िया से दिन थे यार, मजे थे उन दिनों में. तो आप पहले पूरा कंप्लीट लिखें, कैलकुलेट द प्रोपोर्शन और द वेट्स of each source of capital with respect to total capital structure, that is with respect to total capital employed on the basis of market values. इसको देखेंगे क्या है, ये तो पता ही बेटे, बच्चे को पता है, छोटे छोटे बच्चे को पता है, सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, दैट इज टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ टोटल अमाउंट. भाई टोटल प्रोपोर्शन भी तो उसी में से निकाल रहा हूँ, उसी पोटली में देख रहा हूँ क्या क्या पड़ा है. भाई इस पोटली में से तो देख रहा हूँ कि बॉन्ड कितने है ना, प्रेफर्ड स्टॉक कितने, इक्विटी कितना है, रिटेन अर्निंग कितना है, और ये चारों को मिलाकर ही तो ये पोटली बनी. तो पोटली अपॉन पोटली करेंगे तो 1 नहीं आएगा,
इट मीन्स सिग्मा डब्ल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ये बात हम सबको मालूम है। और बेटा लास्ट में स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटे इसका फॉर्मेट आप अगर मेरे साथ बना लेंगे, जान के मैंने नहीं बनाया कि आप मेरे साथ साथ बनाएंगे, बेटे इसका फॉर्मेट अगर आपने बना लिया तो यकीन मानिए बड़ा थर्ड क्लास आपको याद आ जाएगी। जैसे थर्ड क्लास में या फिफ्थ क्लास में आप एवरेज निकालने के लिए कॉलम्स बनाते थे, वैसे ही करेंगे बेटे। बेटे फर्स्ट कॉलम हम बनाएंगे सोर्सेस का, मतलब बॉन्ड का। जैसे जैसे आपने बॉन्ड से इशू किया तो बॉन्ड लिख देंगे, प्रेफर्ड स्टॉक से भी पैसे लिए तो प्रेफर्ड स्टॉक लिख देंगे, इक्विटी स्टॉक से लिए तो इक्विटी स्टॉक लिख देंगे, कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग। बेटे देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, सो आई कैन राइट डाउन 4 टाइप्स ऑफ दीज सोर्सेस। उसके बाद मैं यहां पर इंडिविजुअल, जो मेरा पहला स्टेप है, इंडिविजुअल कॉस्ट लिखूंगा। इट मीन्स मैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर्स लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स लिखूंगा। अभी देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं पूरा अलग से सेपरेट लेक्चर्स लेने वाला हूं टू टेल यू दैट हाउ आई कैन कैलकुलेट सीडी, हाउ आई कैन कैलकुलेट सीपी, हाउ आई कैन कैलकुलेट सीई, हाउ आई कैन कैलकुलेट सीआर। आई विल सी टू इट, there is no worries for that. And the third column will be, that will be for weights, W। अब W कैसे निकालेंगे बेटे, आप ये बताइए, ये जो बॉन्ड है इसको हम डिवाइड करेंगे कैपिटल इंप्लॉयड से, तो बॉन्ड अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड आएगा तो वेट आ जाएगा फॉर बॉन्ड। इसी तरह से प्रेफर्ड स्टॉक का अमाउंट हम कैपिटल इंप्लॉयड से डिवाइड करेंगे, भाई टोटल कैपिटल कितनी है और हम उसमें से प्रेफर्ड स्टॉक कितना है, फिर इक्विटी शेयर्स कितने और उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो बेटे लास्ट में तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, तो सिग्मा डब्ल्यू तो हमेशा 1 ही आएगा। आराम से सब बनाएंगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। इस बात को मैं बता रहा हूँ, आप ज़्यादा जल्दी क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आप ज़्यादा जल्दी नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब आपने प्रॉपरली कंसेप्ट्स लिखे नहीं है। क्लास तो अटेंड कर ली लेकिन लिखा नहीं बेटे, मज़ेदारी नहीं है। लास्ट में आ जाएगा बेटे, हम यहाँ पे लिखेंगे वेटेड कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट या WACC। दिस इज X, दिस इज W, सो दिस विल बी WX। ये X है, ये W है और ये हो जाएगा बेटे WX। आराम से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा सिग्मा WX का टोटल आ जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, वैक इज इक्वल टू सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। वैसे आप खाली सिग्मा WX का टोटल लिख दे तो ये भी वैक ही होगा, क्योंकि डिवाइड तो हम 1 से ही कर रहे हैं। तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं वेन एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट वैक और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द हर्डल रेट और द मिनिमम रेट विच यू शुड अर्न in order to fulfill the expectations of your investors. So it is on an average that this is the amount which you have to earn or which is your expense. तो मैं एक छोटी सी केस स्टडी की हेल्प से, कोका कोला को तो छोड़ना नहीं है जी फाइनेंशियल डिसीजन में, विद हेल्प ऑफ कोका कोला केस स्टडी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ बुक वैल्यूज एंड मार्केट वैल्यूज। बेटे मार्केट वैल्यूज क्या होती है और बुक वैल्यूज क्या होती है और कैसे निकालते हैं, इस केस स्टडी से पानी पानी हो जाएगा और दूध दूध हो जाएगा बेटे, अगर आपने ध्यान से समझ लिया। कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए। बॉन्ड्स, मैंने अज्यूम किया कि कोका कोला के बॉन्ड्स की सीडी, अभी मैंने, क्योंकि आई हैव नॉट टोल्ड यू दैट हाउ टू कैलकुलेट सीडी, दैट इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, लेट इट बी 5%, because in this case study I want to just give you a brief a general view that how we can calculate WACC and what is the process for that and what I mean by book values and the market values. And second is preferred stock, let the cost be 6%, and the third source which I have assumed, third component is common stock and let the cost be 10%. मैंने 5, 6 और 10 अज्यूम कर लिया कि आपको आता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि ये तीनों चीजें मैंने अभी आने वाले लेक्चर्स में बतानी है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वेट्स का।
वेट्स का मतलब है कि बॉन्ड्स टोटल कैपिटल के कितना हिस्सा रखते हैं. प्रेफर्ड स्टॉक, हाउ मच पार्ट इज ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, हाउ मच पार्ट इज ऑफ कॉमन स्टॉक इन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. तो हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो बेटे आपको मैंने कहा, एक मैंने ना आपको बुक वैल्यूज और मार्केट वैल्यूज की जान के एक स्टेटमेंट बना के दे दी कोका कोला की. अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे. कोका कोला ने कॉमन स्टॉक इशू किया हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 कॉमन स्टॉक्स एट द रेट ऑफ $10. तो $1,00,000 का उसका बुक वैल्यू आ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल. सिमिलरली कोका कोला ने प्रेफर्ड स्टॉक 500 शेयर इशू किए at the rate of $100. It means 50,000 is the book value, $50,000 is the book value. And third is bonds. Coca-Cola has issued 800 bonds at the rate of 1,000. So 80,000 is coming. 80 बेटे 80 तीन और एक तो 5, अच्छा 8 lakhs. This is 8 lakhs. Okay, I am sorry. लेट इट भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बेटे, थोड़ा सा ना ये ज़्यादा बड़ा बन गया है. मैं इसको 80 कर देता हूँ, ठीक है जी, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा. तो $80 80 पाउंड्स एट द रेट ऑफ 1,000, तो 80,000 आपके सामने आ गया. आप बताइए टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है. कैलकुलेटर निकाल लीजिए, वैसे तो इजी है. 2,30,000 इज द 1,50,000 प्लस 80, 2,30,000 इज द कैपिटल एम्प्लॉयड. तो एक तो ये भी तरीका है कि आप बुक वैल्यूज के बेसिस पे वेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप मेरे को बताइए, अगर मैं बुक वैल्यूज के बेसिस पे करूं तो आप ये बताइए कॉमन स्टॉक का कितना वेट है. 1 लाख, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज $1,00,000 एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज $2,30,000. तो अगर मैं 5th क्लास का कंसेप्ट यूज करूं तो आई कैन से दैट 1 लाख अपॉन 2,30,000, यही तो आएगा बेटे. 1 लाख अपॉन 2,30,000 विल बी द वेट ऑफ कॉमन स्टॉक. 50,000 अपॉन 2,30,000 विल बी द वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक. 80,000 अपॉन 2,30,000 विल बी द वेट फॉर बॉन्ड्स. अब अगर आप इसको भी और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं. 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,30,000, दैट कम्स टू 0.43. चेक कर लीजिए. सिमिलरली 50,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000, दैट कम्स टू 0.21. ये चेक कर लीजिए, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, इजी है. 80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000, दैट कम्स टू 0.34. अब आप चेक करें 0.34, टोटल ऑफ वेट शुड बी 1.43 प्लस 0.21 प्लस 0.34 इज इक्वल टू 0.98 आ रहा है. वो थोड़ा सा मैंने डेसिमल्स में लिखा, आप 1 कर सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है. मेन पॉइंट अब बताने जा रहा हूं जो सुनना है आपने. स्टेप नंबर 1 इज वी विल कैलकुलेट द इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट कॉस्ट. वो आपको मैंने यहां पर अज्यूम कर दिया. सेकंड स्टेप इज वी विल कैलकुलेट वेट्स. वेट्स कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यूज ऑफ दोज कॉम्पोनेंट्स और ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यूज. अभी जो मैंने कैलकुलेट किया वो बुक वैल्यूज के बेसिस पे कैलकुलेट किया, और बुक वैल्यू के बेसिस पे वेट आ रहा 0.43, 0.21, 0.34. मैं इसको यहीं पर लिख दूंगा 0.43. अभी आप ना मत लिखना, मैं जस्ट अभी रब करने वाला हूँ. 0.21, 0.43, 0.21 एंड 0.34 ये लीजिए. एंड देन आई विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस, दिस विद दिस, this with this, and I can calculate here how much is the weighted average cost of capital. बट रुकिएगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. वेट्स को निकालने का तरीका तो ठीक है मैथमेटिक्स का, बट द लॉजिक इज रॉन्ग. आप मुझे एक चीज बताइए, आज से पहले सब सीमा लंदन करते थे, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं. सीएमए यूएसए नहीं करते थे, सीमा लंदन ज्यादा लोग करते थे. आजकल सीएमए यूएसए कर रहे हैं. तो आज जब आप चेक करने लगेंगे दैट वेदर यू शुड ज्वाइन सीमा लंदन और सीएमए यूएसए, आप 5 साल पहले की बात को सोच के ज्वाइन करेंगे या करंट अफेयर आज टुडे अपडेटेड लोग क्या कर रहे हैं उस कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे. आप मतलब कौन से थॉट से करेंगे, वेदर यू विल डू
as per 5-year back thought or whether you will do as per 2022 thought or 2023 thought. बड़ी सिंपल सी बात है यार, वो जमाना गुजर गया, बदल गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, नाबाद हो गया। कोका कोला ने आज से 10 साल पहले इक्विटी शेयर इशू किए थे, हैं जी, 10,000। उस जमाने में भला जमाना था, $10 के बेसिस पे किए, ये वैल्यू थी 10 साल पहले। बट यू आर कैलकुलेटिंग वेटेड कॉस्ट टुडे, नॉट 10 ईयर्स पहले। इट मीन्स आज आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कोका कोला के स्टॉक के आज की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट प्राइस पता होनी चाहिए, बिकॉज वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑन दैट एज ए इक्विटी होल्डर। आप मुझे बताइए, आपका एक शेयर कोका कोला का $10 में आपने परचेज किया था 10 साल पहले, और आज एक ही शेयर $110 का मार्केट में सेल हो रहा है। आप बताइए, एज अ इक्विटी होल्डर, व्हेन यू एक्सपेक्ट द रिटर्न, वेदर यू विल एक्सपेक्ट द रिटर्न ऑन $10 और वेदर यू विल एक्सपेक्ट द रिटर्न ऑन $110। इट इज वेरी बट नेचुरल दैट यू विल एक्सपेक्ट ऑन $110, क्योंकि आज अगर आप वो शेयर सेल कर देते हो तो आपको $110 के बेसिस पे प्राइस मिलेगा, और अगर आप बैंक एफडी में डिपॉजिट करते हो तो यू विल गेट द इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट। इट मीन्स एज अ इक्विटी शेयर होल्डर, माय डियर फ्रेंड्स, यू विल नॉट एक्सपेक्ट द रेट, you will not expect anything, you will not expect the dividend on the book values, rather it should be on the market values. ऐसा तो आप ये बताइए, आपके पेरेंट्स आज से 25 साल पहले काम करते थे, अभी भी करते हैं, तो उनका एक पे स्केल था। आज हम सबका पे स्केल डिफरेंट है, करोड़्स में। तो क्या आपको क्या लगता है, आपको कोई एम्प्लॉयर देगा तो आप कहेंगे नहीं, मेरे पेरेंट्स के हिसाब से पे स्केल दीजिए? ये कहाँ की बात हुई यार? It means we should not calculate weights on the book values. पाप है बेटे, लॉजिकली गलत है। It means we should always calculate weights on the basis of market values. हॉक ने, ग्लेम ने, वायले ने चीख चीख कर बोला है कि वेट्स को मार्केट वैल्यूज पे निकालिए, कॉस्ट को मार्केट वैल्यूज पे निकालिए। तो बेटे आज एक बात गांठ बांध के रख लें आप सभी, we will always calculate individual cost as well as we will always calculate weights on the basis of market values and not on the basis of book values. book values तो historical values हैं, हिस्ट्री से क्या लेना बेटे। आज के सिनेरियो को देखेंगे ना, कोविड-19 पोस्ट सिनेरियो को देखेंगे, आज के प्रिकॉशंस लेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए मैंने क्या किया, कोका कोला का एक कॉमन स्टॉक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आज कितने वैल्यू का है, मैंने अज्यूम किया $12 का है, $12 का है। तो बेटे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 इंटू 12, दैट कम्स टू 1,20,000। तो मैं क्या करूँगा, पहले मार्केट वैल्यूज निकाल रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 1,20,000 प्रेफर्ड स्टॉक जो 10 साल पहले इशू किया था, $100 पे इशू किया था, आज उसकी वैल्यू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड वैल्यू $90 है। इट मीन्स मैं क्या करने वाला हूं, 500 इंटू 90, दैट कम्स टू 45,000। तो मैं यहां पर $45,000 लिख रहा हूं प्रेफर्ड स्टॉक। मैं बेटे बॉन्ड्स में आ गया, बॉन्ड्स का फेस वैल्यू $1,000 है, बट $1,100 मार्केट में सेल हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 1100 इंटू 80, दैट कम्स टू 88,000। तो मैंने इसको रब कर दिया जी, और यहां लिख दिया 88,000। इट मीन्स तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1,20,000 plus $45,000 plus $88,000 is equal to $2,53,000। आराम से बेटे ये $2,53,000 मार्केट वैल्यू है ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड आई विल कैलकुलेट वेट्स ऑन द मार्केट वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, 1,20,000 अपॉन 2,53,000, 45,000 अपॉन 2,53,000, 88,000 upon 2,53,000. I will calculate weights on this basis. तो आराम से आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,53,000, दैट कम्स टू 0.474। तो मैं 3 डिजिट तक ले लेता हूँ, 0.474।
0.474। प्रेफर्ड स्टॉक का निकाल लेते हैं, 45,000 डिवाइडेड बाय 2,53,000, दैट कम्स टू 0.177। थर्ड इज 88,000 बॉन्ड्स का कर रहे हैं, 88,000 डिवाइडेड बाय 2,53,000, दैट कम्स टू 0.347। आराम से बेटे, मैं नीचे लिख रहा हूं, जगह नहीं थी। आप सभी वेट्स निकालिए, साथ साथ करेंगे बेटे, डाल हाथों में हाथ, हम वैक कैलकुलेट करेंगे कोका कोला का। तो 0.474 मैं अब यहां पर रब कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको मना किया था, मैं यहां पर रब कर रहा हूं, मैं रब कर रहा हूं, मैं लिखूंगा, मैं लिखने वाला हूं, क्या लिखेंगे, 0.347, ये था ना बेटे, अच्छा 0.474 है, 0.474, 0.177, 0.347। देखिए मैंने आज आपको एक नई बात बता दी, दैट वी विल ऑलवेज कैलकुलेट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यूज। अब तो बड़ा सिंपल है जी, 5% आपको पता ही है, तो मैंने क्या किया, 0.05 इंटू 0.474 इज इक्वल टू पॉइंट, यहां लिख दिया बेटे 0.023, और इसको स्टोर में डाल देते हैं, स्टोर 1, टोटल हो गया आ जाएगा। फिर 0.06 इंटू 0.177 इज इक्वल टू, ये आ गया जी 0.0106 स्टोर 2। फिर आ गया, हम आ गए जी 0.10 इंटू 0.347, ये आ गया जी 0.0347 स्टोर 3। अब मैं कर रहा हूं रिकॉल 1 प्लस रिकॉल 2 प्लस रिकॉल 3 इज इक्वल टू, ये आ गया सर 0.1037। आप वैसे करके देख लीजिए, इट मीन्स 10.37% इज वैक। इट मीन्स कोका कोला कंपनी को कम से कम 10.37% की कमाई का दर करना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी दिस मच, बिकॉज दिस कंपनी हैज टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट टू देयर इन्वेस्टर्स इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक अब आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई है कि व्हाट इज कॉस्ट, what is weighted average cost, why it is named as minimum, and how we can calculate it, what is the format for that। बेटे आराम से आप देख लीजिए, मैंने आपके सामने बड़ी सारी प्यारी प्यारी बातें बता दी हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इन सभी बातों को समझें। मैंने वैसे लास्ट लेक्चर में आपको ये थोड़ा सा दिखाया था, और आज भी दिखा रहा हूं। वेटेड एवरेज कॉस्ट के मैंने आपके लिए, आई थिंक आई हैव प्रिपेयर्ड अ पीपीटी फॉर यू, और मैंने वहां पे लिखा फॉलोइंग, कंसेप्ट नंबर को छोड़ दीजिए, फॉलोइंग आर द 3 स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल कैलकुलेटिंग KW वैक। कैलकुलेट इंडिविजुअल कॉस्ट, दैट इज इंडिविजुअल कंपोनेंट की कॉस्ट को निकालिए, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कैलकुलेट द वेट्स कैलकुलेट कीजिए, एंड वेट शुड बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू दिस, एंड इट शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यूज। मैंने इसके लिए लॉजिकली अभी बता दिया, और ये फॉर्मेट बनाया हमने, अभी तो बनाया। यहां पे मैंने लिखा सोर्सेस, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स लिख लें या बॉन्ड्स लिख लें, प्रेफर्ड स्टॉक लिख लें, इक्विटी स्टॉक लिख लें, और रिटेन अर्निंग्स लिख लें। अच्छा, वेट्स का कॉलम पहले बना लें, बाद में बना लें, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। कॉस्ट बिफोर टैक्स का कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा। ये x है, ये w है, और ये wx है, एंड दिस विल बी सिग्मा wx, एंड दिस विल बी 1, दिस विल बी वैक। तो अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, और उस आगे में मैं आपको कुछ अब नई चीजें बताना चाहता हूं, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट इंडिविजुअल कॉस्ट। और इंडिविजुअल कॉस्ट की बात करें तो अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं, सबसे पहला कंपोनेंट है बेटे बॉन्ड, सबसे पहला कंपोनेंट है डेट, सबसे पहला कंपोनेंट है डिबेंचर्स। तो मैं
आज अपने इस लेक्चर नंबर 14 में आपको दो इंडिविजुअल कॉस्ट बता दूंगा। कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज पर हॉक, एज पर ग्लेम, एज पर वाइले, मिक्स करके बेटे ऐसा बताऊंगा कि कभी भूलेगा ही नहीं आपको। कॉस्ट ऑफ डेट आप पहले ऊपर लिख दीजिए, और कुछ लिखना ही नहीं है, पहले आपने मेरी स्टोरी को सुनना है, मेरी कहानी। मैं आ गया जी अपनी कहानी में। एक कंपनी थी, एक था राजा, एक थी रानी, एक थी कंपनी, और एक था उसका मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप, जिसने सीएमए यूएसए अभी भी क्लियर किया। बेटे उस कंपनी ने का नाम है कोका कोला, और उस कंपनी ने के मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने बॉन्ड से पैसों को रेज किया, बॉन्ड इशू किए, डेट रेज किया और पैसे ले लिए लोगों से। अब ये जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये बड़े सारे बॉन्ड होल्डर्स हैं, और ये कंपनी है मैनेजमेंट, और इसके आप कौन है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। ये देखो, ये आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। मुझे आप एक चीज बताएंगे सभी के सभी, कि ये जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, जब आपने बॉन्ड्स इशू किए थे तो क्या इनको बॉन्ड इंडेंचर इशू किया होगा? क्या उसमें आपने इंटरेस्ट का रेट मेंशन किया होगा? क्या आपने उसमें बाकी टर्म्स लिखी होंगी? बिल्कुल होंगी बेटे, 100% होंगी, क्यों नहीं होंगी? तो कैन यू टेल मी दैट दीज बॉन्ड होल्डर्स व्हाट दे कैन मैक्सिमम एक्सपेक्ट फ्रॉम कोका कोला? आप कोका कोला के मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, आपको कोका कोला के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और कभी कभी बॉन्ड होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बेटे दोनों का ध्यान रखना है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि एज अ बॉन्ड होल्डर you just go in the pocket of bond holders who have invested in the hard earned money in your company and they have purchased bonds certificates, एक कागज का टुकड़ा ले लिया है और लाखों डॉलर्स आपको दे दिए। आप बताइए, एज अ बॉन्ड होल्डर दे कैन एक्सपेक्ट समथिंग, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट समथिंग, मैक्सिमम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनकी उम्मीदें क्या होंगी, इनकी ख्वाहिशें क्या होंगी, इनकी चाहते क्या होंगी, या क्या हद से हद ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ बॉन्ड होल्डर? एक बच्चा कहता सर कैसी बातें कर रहे हो, आपने बताया हुआ है दैट इन अ बॉन्ड इंडेंचर वी विल राइट डाउन द इंटरेस्ट, मैक्सिमम दे कैन एक्सपेक्ट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज स्पेसिफाइड स्टेटेड इन दैट सर्टिफिकेट। वेरी राइट। As a bond holder, you can only expect the interest from that Coca-Cola, from that bond issuer. You cannot expect more than that. तो मैंने यही बात आपको बताने की कोशिश की है दैट क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या हद है, व्हाट इज अ लक्ष्मण रेखा। अब आपको ये बात सबको पता चल गई कि मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। तो कोका कोला का मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो आप हैं, आप क्या करेंगे, इन लोगों की भावनाओं को सेटिस्फाई करेंगे। You will fulfill the expectations of these bond holders and you will pay the interest. जो भी इंटरेस्ट आपने वायदा किया था, जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा। बॉन्ड इंडेंचर में you have written that you will pay this much amount of rate of interest and that is always calculated in the face value. You will pay this much amount to this. तो मैंने वही बात लिखी है बेटे, कोका कोला, वहां पे लिख दिया बॉन्ड होल्डर्स, वट एवर इज पेड बाय कोका कोला टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर्स और द बॉन्ड होल्डर्स, दैट समथिंग विच इज बीइंग पेड बाय कोका कोला टू द बॉन्ड होल्डर्स। फॉर कोका कोला इट इज अ कॉस्ट, इट इज अ खर्चा, इट इज अ एक्सपेंस, क्योंकि कोका कोला की जेब से आउटफ्लो हो रहा है, बॉन्ड होल्डर्स की पॉकेट में इनफ्लो आ रहा है। सो दिस इज आउटफ्लो फॉर कोका कोला and inflow for bond holders. We are doing cost of capital. बेटे हमें आज ये चैप्टर कोका कोला के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कोका कोला के पॉइंट से सोचना है कि कोका कोला को क्या क्या देना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। मैंने कहा कोका कोला हैज टू पे इंटरेस्ट
to the bond holders in order to fulfill their expectations, because it is given in the bond indenture that it is a promise that we will pay this much amount of interest at this much equal intervals. ठीक है जी. अब आपसे एक बात लास्ट कहने वाला हूं कि आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं उस कंपनी के, कोका कोला के, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया. अज्यूम करते हैं आपने इंटरेस्ट $10,000 पे कर दिया. यू हैव पेड $10,000. तो बेटे अकाउंट्स में उसकी कुछ जर्नल एंट्री होगी, वैसे आपको नहीं करनी, अकाउंटेंट करेगा. मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, इसलिए जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ अगर आपको आइडिया हो कि एक कंपनी अगर खर्चा करती है तो खर्चा डेबिट, डेबिट खर्चा, क्रेडिट कैश, कैश चला गया. अब वो खर्चा प्रॉफिट लॉस में डेबिट होगा लास्ट में, जब आप स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, तो फिर डेबिट इनकम स्टेटमेंट, क्रेडिट खर्चा. तो खर्चा खर्चा कट गया. ये देखो मैंने क्या लिखा है, कि बच्चा तो नींद आ रही थी, उसको पता चला पता नहीं क्या कह रहा मास्टर. लिख लो भैया क्या लिखा है. एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ CMA USA, accounting treatment in the books of Coca-Cola, debit interest expense, credit cash, let the amount of interest paid by Coca-Cola to the bondholders be $10,000. So first entry will be debit kharcha, credit cash, because cash is going out, and expense is there. Expense is a nominal account. Entry नहीं आती, टेंशन नहीं है, गोली मारो. आती है तो एक बात छोटी सी समझनी है, नहीं भी आती तो भी समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. तो बेटे ये 2 एंट्रीज करूंगा. अब एक बात आपको और बतानी है बेटा, एक बात और बतानी है. आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इंटरेस्ट एज पर US टैक्स लॉस, interest as per US tax laws as well as by Indian tax laws, it is a deductible expense. एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कमर सीधी करके बैठ गया एकदम. वो कहता क्या कह रहा है. मैंने कहा इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड्स बाय अ कंपनी टू द बॉन्ड होल्डर्स is a deductible expense as per US tax laws. It means you can debit in your profit and loss account. It means you can deduct from taxable profits, and on the balance profit you have to pay tax. मोटी सी बात, डिबेंचर इंटरेस्ट, बॉन्ड इंटरेस्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डेबिट करने की अनुमति दी जाती है, बिकॉज ये आपको देना है. इट इज अ फिक्स कमिटमेंट, आपको पे करना ही है. इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. Because it is a charge against profits, so you have to pay tax after deducting interest expense from your profits. On the balance amount of profits, you have to pay tax. अब इस बात को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी केस स्टडी बनाई. टाइम बच जाए इसलिए पहले से बना के रखा कि भाई एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं. समझदार बच्चे इसको बनाएंगे, बेवकूफ तो बेवकूफ ही है. मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एक छोटा सा बनाया और उसके क्रेडिट में लिखा सेल्स 1 लाख. कंपनी एक ही है, सेल्स 1 लाख. 2 सिनेरियोज बना दिए. ऑपरेटिंग कॉस्ट $60,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट $60,000, दोनों सेम है. एक बच्चा सोच रहा है शायद गलत बना दिया, दोनों सेम क्यों बनाया, गलती से 2 बार बना दी. नहीं बेटे गलती से नहीं बनाया. मैंने कहा 2 सिनेरियोज लिए. एक में मैंने क्या अज्यूम किया कि इंटरेस्ट एक्सपेंस $10,000 का ये कंपनी पे कर रही है, और एक में कुछ भी एक्सपेंस पे नहीं कर रही. बिकॉज आई वांट टू टेल यू दैट how we can enjoy tax shield on debenture interest, how we can enjoy, how Coca-Cola will enjoy tax saving on interest. What is the meaning of deductible expense? When I say it can be deducted from taxable profits, उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है भूपेश आनंद समझाएगा बेटा. आप ये बताइए, आप कैलकुलेटर तो लाए हुए हैं, आप बताइए जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया. 1 लाख में से 60,000 कम कर दिए, 10,000 कम कर दिए, तो $30,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया जी. सपोज करते हैं US टैक्स लॉस में 30% का टैक्स रेट है, तो 9,000 का टैक्स रेट देना पड़ेगा US फेड गवर्नमेंट को. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया जी $21,000. आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे. भूपेश आनंद के लेक्चर में जल्दी नहीं है, कंसेप्ट्स हैं, ताकि आप रेफर करो सबको बच्चों को.
अब आप यहाँ निकाल लीजिए इस सिनेरियो में, बेटे 1 लाख में से 60,000 चले गए तो यहाँ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40,000 बच गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, डिबेंचर्स हमने इशू नहीं किए, बॉन्ड्स इशू नहीं किए, इसलिए इंटरेस्ट किया ही नहीं. बट हेयर वी हैव टू पे 12,000 एज अ टैक्स, बिकॉज 30% किसके ऊपर निकालेंगे, 40,000 के ऊपर. टैक्सेबल प्रॉफिट यहाँ पे 40,000 है, और यहाँ पर $28,000 का आपके सामने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया. अब देखना जरा ध्यान से, एज अ कोका-कोला मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव एक्चुअली पेड $10,000 एज डिबेंचर इंटरेस्ट. आपने $10,000 के पैसे दिए बॉन्ड होल्डर्स को, लेकिन नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच रहा है आपके हाथ में, उसमें डिफरेंस कितना है, $7,000 का. भाई आई हैव टेकन 2 सिनेरियोज. इन वन सिनेरियो यू हैव paid bond interest, and in one next scenario you have not paid that bond interest. You must have raised your funds from preferred stock or equity stock. आपने कहीं से भी लिया होगा, बॉन्ड इशू नहीं किए. अगर बॉन्ड इशू नहीं किया तो इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो डेबिट नहीं कर सकते, तो 10,000 डेबिट ही नहीं किया. बट नीचे अगर आप देखें तो डिफरेंस 10,000 से नहीं आ रहा, 7,000 से आ रहा है. इसका मतलब पहले सिनेरियो में आपने दिए 10, लेकिन एक्चुअली में आपकी जेब से 10,000 नहीं गए, आपकी जेब से खाली कितने गए, 7,000. बिकॉज जब आपने वो 10,000 डेबिट किए तो आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो गए और आपको टैक्स कम देना पड़ा. आप चेक कर लीजिए, यहां पर टैक्स आप 9,000 का दे रहे हैं और यहां पर टैक्स आप 12,000 का दे रहे हैं. इट मीन्स यू हैव एक्चुअली पेड लेसर अमाउंट ऑफ टैक्स इन सिनेरियो 1. इट मीन्स देयर इज अ 3,000 टैक्स सेविंग इन सिनेरियो 1. It means you have not actually paid $10,000, you have actually paid $7,000, because from that $10,000, $3,000 is your tax shield, tax saving on interest, because as per US tax laws it is a deductible expense. मेरी बात आप समझ रहे हैं? यही बात मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की है. इंटरेस्ट एज पर यूएस टैक्स लॉस इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस. अभी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, चुटकियों में समझ आ जाएगा यार, मुश्किल है ही नहीं. आपको लॉजिक और बेस समझा दिया मैंने. लिख लो इंटरेस्ट. एक बच्चे ने कहा केस स्टडी लिख ली, मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपके लिए मैं ताली बजाता हूं. बेटे समझदार लोग जो होते हैं ना फटाफट नोट कर लेते हैं, बेवकूफ़ जो होते हैं ना वो 2-3 बार एग्जामिनेशन फीस देते हैं, 2-3 बार पेपर देते हैं, नोट नहीं करते, आखिरी में जाकर उनको समझ आती है कि भूपेश आनंद सही बोलता था. ठीक है जी, तो लिखिए इंटरेस्ट एज पर यूएस टैक्स लॉस इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस. इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. सो कोका कोला विल एंजॉय टैक्स शील्ड और सेविंग ऑन बॉन्ड इंटरेस्ट. कोका कोला हैज पेड बॉन्ड इंटरेस्ट ऑफ $10,000, बट Coca-Cola can enjoy tax saving of $3,000. I have just explained. So Coca-Cola actually paid by Coca-Cola is not $10,000. हाथी के दांत दिखने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं. दिए $10,000 हैं, लेकिन आपकी जेब से एक्चुअली में आप कौन, आप कोका-कोला, आपकी जेब से 10,000 नहीं गए, क्योंकि 3,000 का टैक्स बच गया इसकी वजह से. तो अल्टीमेटली इफेक्टिवली आपने जो इंटरेस्ट पे किया दैट इज $7,000 एंड यू हैव नॉट पेड $10,000. बॉन्ड होल्डर्स को 10,000 ही मिले, बट वी आर कैलकुलेटिंग, वी आर वॉचिंग, वी आर थिंकिंग, वी आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोका कोला. इट मीन्स इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज $7,000. बस बेटे ये है. अब इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करके निकाल देंगे. और क्या करना है, कोई मुश्किल थोड़ी है, कुछ मुश्किल नहीं है. देखो जी, मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि आपको कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स निकालना हो. अब हम किसके लिए कर रहे हैं, कोका कोला के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऐसा सोचना है, सोचना क्या ऐसे ही करना है, बिकॉज आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट किसके हैं, कोका कोला के. तो कोका कोला को खर्चा कितना पड़ रहा है, कोका कोला को एक डिवेंचर के ऊपर निकाल लेंगे, क्योंकि बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इन परसेंटेज, हम सब कुछ परसेंटेज में निकाल रहे हैं. तो पूरा बॉन्ड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है. आई कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 1 बॉन्ड एंड देन आई विल बी कैलकुलेटिंग फॉर इन परसेंटेज. सो नथिंग डूइंग, एक बॉन्ड के लिए करेंगे, जल्दी काम हो जाएगा. इट मीन्स हाउ मच इज द इंटरेस्ट विच कोका कोला इज पेइंग, आई.
बेटे आपको याद है मैंने लेक्चर 3 में या 4 में बताया था कि इंटरेस्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब $1000 की अगर फेस वैल्यू है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है तो हम कहते हैं जी $120 विल बी द इंटरेस्ट इफ दिस इज द केस। $120 इट मीन्स आपने ये $120 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। बट द माय डियर फ्रेंड्स, आपने दिए $120 डिबेंचर होल्डर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को, बट यूएस टैक्स लॉस कहता है कि ये $120 इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस, सो इट कैन बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द इनकम स्टेटमेंट, सो यू कैन एंजॉय टैक्स सेविंग ऑन दैट। सपोज टैक्स रेट इज 30%, so I will say in actually I am not paying $120, rather I am paying $120 into 1 minus 0.3। अब एक बच्चा कहता है जी ये कैसे आया? बेटे अभी अभी बताया था मैंने, क्या बताया था? ये बताया था कि 10,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 7,000। तो ये क्या है? 10,000 क्या है? इंटरेस्ट। अब 7,000 निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं। आई कैन कैलकुलेट लाइक दिस ऑल्सो, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। 10,000 if I multiply with 0.1 minus tax, because I want to see that what is the amount which after tax is how much, तो मैं 1 minus t कर रहा हूँ, तो 10,000 into 1 minus 0.3 ये आ गया जी 7,000। बेटे 30% टैक्स रेट है ना, तो टैक्स लेस करने के बाद मान लेते हैं $1 इंटरेस्ट है, टैक्स लेस करने के बाद टैक्स विल बी 0.3, तो $1 माइनस 0.3 विल बी $0.7। इट मीन्स हाउ मच विल बी द अमाउंट आफ्टर पेइंग दैट टैक्स। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, फॉर्मूला है, रटना नहीं है। क्या है जी? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स ये करते हैं तो ये आफ्टर टैक्स की फिगर ही आ जाती है। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, इट विल बी आफ्टर टैक्स। ऑटोमेटिकली टैक्स सेव होकर लास्ट में आपके पास फिगर आ जाएगी। तो देखिए जी, मैं वही बात कह रहा हूँ, $120 आपने एक डिवेंचर के लिए पे किए, एक बॉन्ड के लिए पे किए, नॉमिनली तो यही पे किए, बट इट आप you have enjoyed the tax saving on that, and if tax rate is 30%, so what is the amount after tax you have paid? That is 120 into 1 minus 0.3। तो मैं आराम से इसको कह सकता हूँ that figure will be $84। इसका मतलब आपने $84 पे किए। अब एक बात लास्ट पॉइंट फिर कहना है आपको, बेटे बॉन्ड्स आज से 10 साल पहले इशू हुए थे $100 के। आपने जब मार्केट वैल्यू कैलकुलेट किया था व्हाइल कैलकुलेटिंग वेट्स, तो यू हैव कंसिडर मार्केट वैल्यू एज द बेस, बिकॉज आज हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी शुड फाइंड आउट हाउ मच इज द मार्केट वैल्यू, हाउ मच इज द मार्केट प्राइस टुडे। आई एम नॉट कंसर्न विद द बुक वैल्यू। Even at the time of weights also I have told you that I am not concerned with the book values. I will be considering only the market values even on the time of calculating weights. तो बेटे कॉस्ट निकालने के लिए भी हम हमेशा मार्केट वैल्यू पे तवज्जो देंगे। We will always calculate with respect to market value because a bond holder is investing today। तो कहेगा जी मेरी जेब से $1,000 का जो फेस वैल्यू है, मेरी जेब से तो 1200 गए हैं, तो मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी? यू गेटिंग माय पॉइंट? नो डाउट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, बट बेटे इसको डिवाइड किससे करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू वी विल ऑलवेज कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू मार्केट वैल्यू। अच्छा, मार्केट वैल्यू इतना बड़ा वर्ड है कि इसमें ऑटोमेटिकली इफ पार वैल्यू भी आ जाती है, इसमें ऑटोमेटिकली डिस्काउंट भी आ जाता है, और इसमें ऑटोमेटिकली प्रीमियम भी आ जाता है। बेटे इसलिए मैंने यहां पर सीधा मार्केट वैल्यू लिखा। इफ मार्केट वैल्यू इज
$1,000, फेस वैल्यू इज $1,000, आई विल डिवाइड बाय $1,000, इट मीन्स $84 का जो कॉस्ट है $1,000 पे निकाल लूंगा इंटू 100, मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटे 84 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 8.4%। आपको याद है मैंने जब YTM कराया था यील्ड टू मैच्योरिटी, तो आपको ये बताया था कि यील्ड टू मैच्योरिटी, if coupon rate is more than yield to maturity, then those bonds will be issued at premium, and if coupon rate is less than yield to maturity, those bonds will be issued at or will be traded at discount। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यील्ड टू मैच्योरिटी तो करंट मार्केट यील्ड की बात होती है ना, कि आज मार्केट में रेट कितना है, तो यील्ड टू मैच्योरिटी आज के पार्लेंस में कितना है, ऐसा समझ लीजिए। आई विल ऑलवेज राइट डाउन मार्केट प्राइस, आई विल ऑलवेज राइट डाउन द मार्केट वैल्यू वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। मैं हमेशा मार्केट वैल्यू को ही प्रेफरेंस 1 देने वाला हूं। इसके लॉजिक्स मैंने आपको बताए हैं अभी, वाइल कैलकुलेटिंग वेट्स ऑल्सो, और अभी भी बता रहा हूं। यील्ड टू मैच्योरिटी मार्केट रेट की बात करती है। बेटे आज जो कर रहे हो, आज आप CMA USA की वैल्यू को देख रहे हो ज्यादा है, तभी तो ज्वाइन किया आपने। So you will give more weight to market values, you will not give more weights to the book values, because book values are the traditional values. Face value is the historical value, that is the past value. I'm not concerned with that past, I'm concerned with post-COVID scenario now. It means I will only take into account the market value. It means whenever I want to calculate the cost of debt or cost of bond, I will calculate numerator। बेटे किसी भी कॉस्ट को निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। डिनोमिनेटर क्या होगा, मैंने अभी अभी बताया, मार्केट वैल्यू ले लो। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई तो आप अज्यूम कर लेना दैट फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, बट वी विल कंसीडर मार्केट वैल्यू। इफ बोथ द वैल्यूज आर गिवन टू यू, आई विल ऑलवेज कंसीडर मार्केट वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात आप सबको समझ आ रही है? मान लेते हैं आपको इंटरेस्ट भी नहीं दिया, 1 माइनस टैक्स भी नहीं दिया, मार्केट वैल्यू भी नहीं दिया, आपको जस्ट गिवन है करंट YTM। तो बेटे आप एग्जामिनर को थैंक यू बोलना, क्योंकि करंट YTM का मतलब है कि दिस इज इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट बिफोर टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ करंट वैल्यूज। क्वेश्चंस करेंगे तो समझेंगे। आप मुंह छोटा मत करना यार। आप पहले इसको बताओ, ये लिखा क्या आपने, फॉर्मूला क्या है? चलिए जी एक फॉर्मूला बता देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स को लिख लीजिए। कैसे लिखना है, बस यही फॉर्मूला यूज करना है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100। कुछ जगह ऐसा भी लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू की जगह फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, एक ही बात है वो। तो उससे तो कंफ्यूजन ही होगी। तो मैंने कह ही दिया मार्केट वैल्यू कैन बी लेस देन फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू कैन बी मोर देन फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू कैन बी इक्वल टू पार वैल्यू। सो दैट इज नॉट अ केस, उसको रटना थोड़ी है। तो बस आपने एक बात गांठ बांध के समझ लेनी है कि आपको ये कंसेप्ट यूज करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। हॉक ने भी यही यूज किया, उसका थोड़ा सा हल्का सा समझाने का तरीका डिफिकल्ट है, मैंने उसको सिंप्लीफाइड वे में कर दिया है। क्वेश्चंस करेंगे समझ आ जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए। मैं आ गया जी नेक्स्ट में। यहाँ पे लिखना है थोड़ा सा तो लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स में मैंने कुछ लिखा है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट CD इज इक्वल टू कूपन रेट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन मार्केट वैल्यू लिख लीजिए। CD is equal to cost of debt after tax, C is cost of debt before tax, on the basis of this T is tax rate। ठीक है जी, आप इस फॉर्मूले से कंफ्यूज मत हो। आपको जो मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया है वो ज़्यादा अच्छा है। आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपसे आराम से हो जाएंगे। वही फॉर्मूला है और कोई टेंशन नहीं। एक नोट लिख लीजिए, नोट नंबर 4 ही लिखना, 1 2 3 मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे।
एज फ्लोटेशन कॉस्ट आर इनसिग्निफिकेंट, ये लिखना है, as flotation costs are insignificant as most of the bonds are privately placed, hence to be ignored in calculating effective interest cost. फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, इशू कॉस्ट क्या होता है? भाई जब आप डिवेंचर इशू, बॉन्ड इशू लेकर आ रहे हो तो आपको कुछ एजेंसीज के साथ भी काम करना पड़ता है। डेट के केस में बड़ी कम होती है, तो हमने क्या करना है, फ्लोटेशन कॉस्ट को इग्नोर कर देना है। वी विल ओनली कैलकुलेट विदाउट कंसिडरिंग दैट फ्लोटेशन कॉस्ट। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आ गया जी कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक में, 10 मिनट बस आपके लेने बेटे, काम ही खत्म होने वाला। तो फर्स्ट component, I think I have already told you that how we can calculate cost of debt, that is interest into 1 minus tax upon market value into 100. This will be the formula for calculating interest cost of debt or cost of bond for bond issuer for Coca-Cola. अब Coca-Cola ने preferred stock भी इशू किया हुआ है, तो कोका कोला के मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA USA को प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की भी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। अब आप ये बताइए, अगर आप प्रेफर्ड होल्डर हो, इफ यू आर द प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर ऑफ अ कंपनी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक कंपनी से? ईमानदारी से देखिए, मैंने यहां पे बनाया है, ये प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स है एंड यू आर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो व्हाट मैक्सिमम कैन बी एक्सपेक्टेड, क्या उम्मीद कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम कोका कोला? बड़ी सिंपल सी बात है जी, हमने जब प्रेफरेंस स्टॉक दिया था तो उस समय मेंशन कर दिया था दैट वी विल पे दिस मच अमाउंट ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड टू यू, दिस विल बी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एंड वी विल पे यू एट दिस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो आज अगर प्रेफरेंस होल्डर्स एक्सपेक्ट करने लगे तो बेटे उससे ज्यादा थोड़ी एक्सपेक्ट कर लेंगे, वैसे तो पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर लो फिर आप। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रेफरेंस होल्डर्स, व्हाट कैन बी द उम्मीद ऑफ प्रेफरेंस होल्डर्स? आई विल से मैक्सिमम दे कैन एक्सपेक्ट इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड उन्होंने पहले से अज्यूम किया था, फिक्स किया था, that will be the maximum expectations of these preference holders। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो preference stock holders can only expect from Coca-Cola, maximum they can expect fixed amount of dividend. It means this person, the management accountant of Coca-Cola, has to pay dividend to the preference holders. So this dividend will be the cost for the preference holders. But एक बात सुनना जी, डिविडेंड जो पे करेगी ना कंपनी, डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक बच्चे ने सिर पे हाथ रख लिया, वो कहता पता नहीं क्या बोल रहा है ये मास्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? माय डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंस, दैट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बट डिविडेंड जो आप दे रहे हो ये बेटे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, आप इनकम के हिस्से में दे रहे हो कुछ, इट इज नॉट योर एक्सपेंस। इट मीन्स इफ इट इज नॉट अ एक्सपेंस एज पर US tax laws, it is not tax deductible. If it is not tax deductible as a US tax laws, as a management accountant of a Coca-Cola, you cannot enjoy the tax saving or tax shield on preference dividend. एक बच्चे को समझ आ गई। मैंने कहा इंटरेस्ट क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर सकते हैं तो वहां पर हमें टैक्स सेविंग मिलेगा, टैक्स शील्ड मिलेगा, तभी वो 10,000 दे रहे थे, लेकिन हमारी कॉस्ट 7,000 पड़ रही थी। बट बेटे यहां पर ऐसा नहीं है, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ एक्सपेंस, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। बेटे ये प्रॉफिट्स के बांटना है, खर्चा नहीं है। क्योंकि ये प्रॉफिट को बांटना है, क्योंकि ये खर्चा नहीं है, तो एज पर US टैक्स लॉस आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते। अगर आप डेबिट नहीं कर सकते तो देयर विल बी नो टैक्स सेविंग ऑन दैट। तो कोका कोला यहां पर कोई टैक्स सेविंग की बात नहीं करेगी। ठीक है जी, आगे चलो। तो बेटे आप देखो, मैंने फॉर्मूला लिख भी दिया।
लो सर, चलिए थोड़ा सा लिख लिया मैंने, थोड़ा सा लिखना है आपको। प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर, लिखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यू, बस 5 मिनट की बात रही है। प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड नॉट एन एक्सपेंस। पहला तो छक्का ही मार दिया मैंने, जो बात अभी एक्सप्लेन की थी उसी को लिख दिया, छक्का। Hence, not tax deductible as per US tax laws. Even as per Indian tax laws, it is not a deductible expense. कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट, इश्यू कॉस्ट बड़ा प्रोमिनेंट अमाउंट होता है, इसलिए डेट में प्रोमिनेंट नहीं होता, तो हमने डेट में ओल्ड बॉन्ड्स न्यू बॉन्ड्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया। बट इन केस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रेफर्ड स्टॉक एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफर्ड स्टॉक, बिकॉज व्हेन आई एम इशूइंग न्यू प्रेफर्ड स्टॉक आई हैव टू इनकर फ्लोटेशन कॉस्ट, आई हैव टू इनकर इशू कॉस्ट, आई हैव टू अपॉइंट द बैंकर्स, आई हैव टू अपॉइंट द मर्चेंट बैंकर्स एंड आई हैव टू पे देम, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग इवेंट। इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक इज अ वेरी बिग इवेंट, ठीक है। तो यहां आप लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक को 2 ब्रांचेस बनाइए, सभी बच्चे बनाइए, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ न्यूली इशूड प्रेफर्ड स्टॉक। बड़ा ही ईजी है जी। प्रेफर्ड स्टॉक में तो मैंने अभी बताया ना, जो मुश्किल काम था वो खत्म हो गया। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रेफर्ड स्टॉक, बेटे किसी भी चीज को करना है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना है। न्यूमरेटर में क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है, फिक्स्ड, तो मैंने उसको डी से रिलेट कर दिया, तो मैंने लिखा जी कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस इज प्रेफरेंस डिविडेंड। बेटे 1 माइनस टैक्स करेंगे ही नहीं। एक बच्चा कहता है क्यों नहीं करेंगे यार, अब ऐसी बातें आप करते हो, तो मैं मारूंगा ना थप्पड़, क्योंकि इट इज नॉट अ एक्सपेंस अपॉन मार्केट प्राइस। मैंने अभी बताया था, वी विल नॉट कंसिडर द बुक प्राइस। मार्केट प्राइस में ऑटोमेटिकली सब कुछ सम्मिलित हो जाता है आज की कीमत, ठीक है जी, इनटू 100। तो इसको सिंबॉलिकली लिख दिया डी अपॉन पी इंटू 100। सो दिस इज डिविडेंड फॉर 1 शेयर, दिस इज प्राइस फॉर 1 शेयर। क्योंकि हमने परसेंटेज में निकालना है तो जल्दी काम हो जाएगा और इजी हो जाएगा। और बड़ा सिंपल है जी, अगर नए प्रेफर्ड स्टॉक हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करेंगे, तो मार्केट वैल्यू में से आप फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कर देंगे। इसका मतलब उसको बोलेंगे नेट प्रोसीड्स, कि घर में कितने पैसे आए कट कटा के, because in new preferred stock you have to pay some flotation cost also, but you are paying preference dividend on the face value, so it will be a more costly affair in case of new preferred stock। वो लिखा है बस, cost of new preferred stock is equal to D upon PN। D फिक्स्ड है, D कैसे निकलेगा बेटे, ये कैसी बातें करते हो, डिविडेंड का रेट इनटू फेस वैल्यू, dividend rate into face value, dividend rate into face value, CNP cost of new preferred stock, preference dividend, PN is equal to net proceeds। net proceeds क्या होंगी, बड़ी सिंपल सी है जी। अब इशू प्राइस जो भी था माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, घर में कितने आए, घर में, हाँ, कोका कोला के घर में कितने पैसे आए, कट कटा के, हाँ, द अमाउंट विच यू हैव टू पे, कट कटा के, द अमाउंट विच यू हैव टू पे टू द बैंकर्स, टू द मर्चेंट बैंकर्स, टू द सेबी, टू सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, टू द रजिस्ट्रेशन फीस, इट मीन्स द बैलेंस अमाउंट विच यू हैव रिसीव्ड, नो डाउट वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑन दैट। आप ये बताइए ना कि आपने डिविडेंड जो पे कर रहे हैं वो $100 की फेस वैल्यू है, 12% का रेट है, इस पे दे रहे हैं, ठीक है जी, $12 का डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन आपको एक्चुअली में $100 मिले ही नहीं, $6 की तो आपने फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर कर दी, तो आपको कितने मिले, $94। तो आप कितने दे रहे हैं, 12, तो 12 को मैं 94 के बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा ना, दैट हाउ मच इज द कॉस्ट ऑन द अमाउंट विच आई हैव रिसीव्ड। So it is a market value, and when it is a case of new issue, it is the net proceeds. When I say new issue, it means issue price minus flotation cost. Issue price is market price
or the price at which company or a corporate entity is issuing new shares. सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है बेटे। अभी मैं आपको क्या बताऊं, मैं अभी से अगर आपको थोड़ी सी स्लाइड्स दिखा दूं तो फिर हम हॉक के क्वेश्चंस बड़े प्यार से कर लेंगे, आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है जी, आइए थोड़ा सा देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आप लिख ही चुके, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। लिखना चाहें लिख सकते हैं, मैं जान के रोका हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, अब देखिए ये डिबेंचर्स की अगर आपको कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो 10% बॉन्ड्स हैं 8 लाख के, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, टैक्स रेट 30% है। इफ़ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, ठीक है जी, इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट 8%, इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, इफ दिस आर दिस, तो आराम से हम सब करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने इन सब की सोल्यूशंस निकाल दिए हैं, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इन सबको समझाऊंगा। फिर मैंने आज प्रेफर्ड स्टॉक बताया, प्रेफर्ड स्टॉक में आपको मैंने कॉस्ट की कैलकुलेशंस बताई। वी हैव टू पे अ फिक्स्ड amount of dividend on the face value, which is always calculated on the face value, but we will always calculate with respect to market price. If it is a case of existing preferred stock, and if it is a case of new preferred stock, we will calculate on the basis of net proceeds. And when I say net proceeds, it is issue price minus flotation cost. बेटे मुझे भी इतना नहीं आता था, लिख लिख कर पढ़ के बता के आ गया, और लॉजिक बता रहा हूँ यार आपको तो। ठीक है जी, आज इतना ही रहने देते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। अभी मुझे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स बताने दो, लेक्चर 15 में बताऊंगा, आज नहीं बता रहा। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे बेटे, बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है, मैं आपको बता नहीं सकता। आज का लेक्चर एक बार दोबारा देखना, मैंने क्या क्या बोला था। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।